पास इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स के हम ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फाई नॉट होता है, पता है हमें, किसके बराबर है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पता है हमें। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो हमारा वर्क फंक्शन होता है बेटा वो यही बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के। ये आपको वर्क फंक्शन दिया हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हो, दोनों का मतलब सेम है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बराबर होती है वो होती है एच न्यू नॉट की, क्योंकि हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के। तो हमारी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो बराबर होगी एच न्यू नॉट के। हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एच से डिवाइड। तो फाई नॉट अपॉन एच विल बी इक्वल टू न्यू नॉट, राइट। फाई नॉट की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और इतना हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है जूल पर सेकंड जिसकी यूनिट होती है, तो हम पुट करेंगे एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। आपके एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है, चाहे आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2.14, तो हम पुट कर देंगे 2.14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अपॉन एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, राइट। पॉइंट से कैंसिल हो गया पॉइंट, हमारे पास कितना बच गया 214 अपॉन 663, इसका पॉइंट रहेंगे नीचे आ जाएगा एक 10 हमारे पास, 16 यहाँ पे आ गया 10 की पावर 34 था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 10 की पावर कितना है 19। अब यहाँ पे देख लो 10 की पावर -34 और यहाँ पे 1 प्लस माइनस 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 का 33 रह जाएगा, वो 33 ऊपर जाएगा तो मिलेगा 10 की पावर 33 माइनस ऑफ 19, राइट। और बची चीज़ क्या हमारे पास बची है 214 इंटू 16 और नीचे क्या बचा हमारे पास 663। इसको हम कैलकुलेट कर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 14 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5.16 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। हमारे पास क्या जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या हमें निकालना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें और वेवलेंथ भी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है बेसिकली। ठीक है, टू ब्रॉड टू जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है बाद में जीरो। तो हमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पता है कि जो हमारे पास एच न्यू होता है, राइट, जो एच न्यू है वो किसके बराबर होता है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम क्वेश्चन में वैल्यू देखें तो कितनी देर के 0.6 वोल्ट, ये क्या है वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एनर्जी सिंपली। एच न्यू नॉट की वैल्यू हमें दे ही रखी है जो कि ये थी, कितनी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसकी एनर्जी कितनी है 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, एच एज इज न्यू क्या होता है C अपॉन लैम्डा, राइट। जिस दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐड करके हम कन्वर्ट कर देंगे इसे जूल्स में, राइट। तो लैम्डा को आप इस तरफ ले जाओ, इस वैल्यू को नीचे ले आओ, तो आपको मिलेगा लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन 2.14 प्लस 0.60। बाहर क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे -19 से मल्टीप्लाई, राइट। इनको ऐड कर सकते हैं, 2.14 को ऐड कर देंगे इससे 0.6 से, तो कितना जाएगा 74, 2.74 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये डिनोमिनेटर में आ गया। न्यूमरेटर में एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.63 इंटू 10 पावर -34 और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे ऊपर 34 - 8 पावर सॉल्व करेंगे पहले, तो आप सॉल्व करके चेक करना, सिंपली हमारा आंसर आएगा। सो सॉल्व करने के बाद 454 इंटू 10 पावर -9 मीटर, नैनोमीटर में आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, यू कैन सॉल्व एंड चेक द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोटोन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमें एक की एनर्जी दे रखी है यहाँ पे E, यानी जो हमारे पास एच न्यू होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट के लिए, और एच न्यू अगर मैं 2 लूँ तो मुझे कितनी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दोनों का सेम है, तो फाई 1 इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई 2 भी कितना दे रखा है हमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या पूछा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एच न्यू होता है वो बराबर होता है एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन
प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो मेरे पास 1 के लिए लिखूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1। अगर मैं 2 को लिखूँ तो एच न्यू 2, एच न्यू नॉट 2, और यहाँ पे जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे इधर ले जाके, इसको भी माइनस कर देंगे इधर ले जाके। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और उसकी कितनी है 0.5। ऐसे में काइनेटिक एनर्जी 2 निकालूँ अगर, तो वो कितनी दे रखी है मेरे पास 1, और 5 नॉट कितना है 0.5, राइट। दोनों को माइनस करो, 2 - 1 कितना जगह 1.5, और 1 - 0.5 कितना आएगा 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, सो 3:1, ठीक है। अगर 2 की रेशो पूछेंगे 1 से तो आ जाएगी 3:1, या तो 1:3, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, एक की 16E, दूसरे की कितनी दे रखी है हमें काइनेटिक एनर्जी 4E, और थर्ड काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ E, ठीक है। 3 काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें, और उन्होंने पूछा फाइंड द क्वालिटेटिव ऑर्डर ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमें वेवलेंथ का क्या निकालना है, ऑर्डर। तो हमें पता है जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, राइट। तो हम काइनेटिक एनर्जी तो हमें दे ही रखी है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 2m भी होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लैम्डा 1 के लिए अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है फर्स्ट की 16E, और पहला हमारे पास है क्या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/1800 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो 1/1800 मास ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। वैसे अगर मैं लैम्डा 2 लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी 1/रूट में काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है मेरे पास 4E, ठीक है। यहाँ पे 2 भी होगा, 2mp होता है। तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है mp लेंगे हम, ठीक है। थर्ड हमारे पास अगर मैं लैम्डा 3 लिखूँ तो वो 1 किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास E, और मास कितना होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे 2 भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें इसकी रेशो चेक करनी है। रेशो चेक करें तो हमारे पास लैम्डा 1 कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसको कैंसिल कर देंगे 1800 को 2 से, तो 9 बच जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 3 का, और 110 का ना, तो 30/4E आ जाएगा हमारे पास ये। लैम्डा 2 की वैल्यू 4 2 = 8, और हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू जाएगी E × 2 × 4, ये भी आ जाएगा 8। इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें इन्होंने बोला क्वालिटेटिव बताओ कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा 2 = लैम्डा 3, ठीक है। एंड लैम्डा 1 जो है वो दोनों से क्या है, बड़ा है हमारे पास। तो लैम्डा 2 किसका था, लैम्डा 2 था प्रोटॉन का, लैम्डा 1 है अल्फा पार्टिकल का जो कि, और लैम्डा जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनको अच्छी तरह कर लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत मुश्किल चैप्टर क्वेश्चन नहीं आते मॉडर्न फिजिक्स से। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ऐसा सेम क्वेश्चन इस साल के सैम्पल पेपर में भी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें ड्यूट्रॉन दे रखा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ड्यूट्रॉन का मास जो है वो डबल हो जाता है प्रोटॉन के मास से, पर चार्ज दोनों पे सेम रहता है। अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। तो 1/2 mv² जो है 1 के लिए वो बराबर है 1/2 mv² की जो वैल्यू है वो 2 के लिए, दोनों बिल्कुल सेम है हमारे पास। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू भी सेम है ना, B1 = B2 = B इन द डायरेक्शन टू देयर मोशन। अब देखो हमें पता है जब प्रोटॉन पे चार्ज अगर मैं बोलूँ Q है तो मेरा अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होगा, डबल होता है, तो मेरे पास हो जाएगा वो 2Q, ठीक है। अगर इस पर चार्ज Q है तो इस पर कितना हो जाएगा 2Q, अल्फा पार्टिकल की चार्ज की बात करें तो, ओके। तो Q अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा 2Q के बराबर, और QP कितना हमारे पास Q के बराबर। अब उन्होंने बोला हमें निकालें रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें बहुत फॉर्मूले नहीं याद, ठीक है। तो हमें पता है अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, विच इज इक्वल टू QVB, राइट। और जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक और फोर्स लगती है जो कि होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज इक्वल टू mv²/r। इसको इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा QVB विल बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। हमें पता है मास डिफरेंट है, हमें पता है चार्ज भी डिफरेंट है, B सेम है, यहाँ से V से करो V कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे m, ठीक है,
आर ऊपर जाएगा अपॉन क्यू बी, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास एक वी, ठीक है। पर हमें इसे कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पहले करेंगे। उसके बाद हम इस चीज़ को रूट में रख देंगे, रूट में रखेंगे तो 1 क्यू बाहर, बी बाहर, ये वाला 2 भी बाहर, इस वाली चीज़ की बात, सॉरी ऊपर वाला 2 बाहर आएगा, 2 बाहर रखो, क्यू बी बाहर रखो, रूट में डालो m को, m का स्क्वायर v का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 था तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर अलाउड थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, हमें दे रखा है चार्ज जो है, हमें पता है अगर प्रोटॉन पे चार्ज क्यू मानो तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना आएगा 2 क्यों, डबल होता है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा पर मुझे इतना पता है पहले मुझे वर्क दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है क्यू वी बी के। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स में कोई भी मेरे पास चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो मिलेगा क्यू वी बी विल बी इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये रिलेशन याद रखना, एग्जाम में बहुत बार सेम रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ऐसे। तो v से कैंसिल, v हमें मिल गया, हमें r की वैल्यू निकालनी है, r को ऊपर ले जाएंगे, लिखेंगे एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। क्योंकि हमें ऊपर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो पहले आप क्या करो क्यू बी को बाहर रखो एज इट इज, यहाँ पे लगा दो रूट, रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा m² v², सेम वैल्यू है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कर दिया हमने। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पर यहाँ पे हमें मिल रही है 2m² v², एक m बाहर निकाल लो, एक बाहर निकाल लो √2, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा √2 बाहर, एक m भी बाहर, q भी बाहर और b भी बाहर, अंदर मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/2 mv²। ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर्मूला R फॉर प्रोटोन, अगर मैं प्रोटोन लिखूँ तो मैं लिखूँगी √2 mp अपॉन q ऑफ p, b तो सेम ही है तो b लिखने की जरूरत हमें है नहीं क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं सेम है। R अल्फा लिखूँगी तो लिखूँगी √2 mp, अगर हम b लिख भी दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दें काइनेटिक एनर्जी, रूट में काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। यहाँ पे क्यू अल्फा बी, रूट में काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों को डिवाइड करो, ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएंगे, बी भी सेम है कैंसिल हो जाएगा, तो आर पी अपॉन आर अल्फा किसके बराबर मिलेगा हमें √2 mp अपॉन √2 m अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्यू अल्फा ऊपर चला जाएगा और हमारे पास क्यू पी जो है वो नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है mp, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ mp, राइट। √2 से √2 भी कैंसिल, तो वैल्यूज पुट करें तो ऊपर आ जाएगा mp, नीचे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ mp, 4 टाइम्स ऑफ mp। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है हमारे पास 2 टाइम ऑफ q, नीचे हमारे पास q से q कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगी वैल्यू r अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास 1:2 आर पी अपॉन आर अल्फा 1/2, तो आंसर मिलेगा हमें 1:2। तो रेडियाई की रेशियो कितनी है 1/2। सेम क्वेश्चन इस बार भी आया, बस डिफरेंस प्रोटोन का, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटोन और ड्यूट्रॉन दे रखा है। इजी क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे होता है और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही हमारे पास है प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है, बस याद रखो प्रोटोन का मास कितना होता है, अगर हम माने n तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आएगा, वो आएगा 1/1800 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इतना कम होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है विच हैव सेम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन हैज़ अ ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैंने पूछा किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो पहले अगर मैं प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखूँ तो मैं लिखूँगी h अपॉन एम पी वी पी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिखूँ तो लिखूँगी h अपॉन एम ई वी ई। मैंने पूछा किसका ग्रेटर होगा, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं देखो h से कैंसिल, h क्या मिल जाएगा हमें लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी, राइट। वी पी और वी तो कैंसिल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास अगर मास पुट करें तो मास किसका ज़्यादा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1/1800 ऑफ मास ऑफ पी, है ना। नीचे हमारे पास मास ऑफ पी पड़ा, इससे कैंसिल लिए तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू 1/1800, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा पी इंटू 1800 विल बी इक्वल टू लैम्डा ई, यानी इससे हमें इतना पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी प्रोटॉन की वेवलेंथ से। इजी क्वेश्चन हमने किए वो सारे चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन थे। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन जो क्वेश्चन बनेंगे तो ग्राफ वाले बनेंगे, ग्राफ भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है आप लोग को। और इन क्वेश्चंस के सिवा, इन फॉर्मूलों के सिवा और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, ये न्यूमेरिकल कर लेना, वो ग्राफ कर लेना, फॉर श्योर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे जो भी आएगा ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल से। इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटम एंड न्यूक्लियाई से। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ अ बोहर मॉडल इन हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू। तो बस याद रखो बेटा, जो रेडियस है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेलोसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/n के, ठीक है। एनर्जी कई बार पूछ ली जाती है तो एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है -13.6/n स्क्वायर के बराबर होती है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द बाल्मर सीरीज, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट करेगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी लाइट एमिटेड करेगी जब भी वो बाल्मर सीरीज में जाएगी। अब इतना आपको पता है कि हमारे पास 5 लाइनें बनती है ना, 5 सीरीज बनती है। सबसे पहले कौन सी, लाइमन। लाइमन के लिए हमारे पास n1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1, और n2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी से कहाँ पे आता है, जो भी हमारे पास लाइट है वो 1 पे आती है। बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और n2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। ऐसे ही पास्चन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, और n2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने रेडबर्ग वाला फॉर्मूला किया हुआ, 1/λ इज इक्वल टू आर। 1/λ क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी बनती है, पता है हमें, है ना। सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, या वेव नंबर है ये। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी और n1 की वैल्यू कितने लेंगे, हमेशा 2। याद रखना, आपके एग्जाम में पास्चन में भी आ सकता है, ब्रैकेट पे भी आ सकता है। तो अगर हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमेशा n2 को तो हमेशा ही हमें क्या लेना है, इन्फिनिटी। n1 को आप 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सीरीज गिवन है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। और ये किसके लिए, हमारे पास मैक्सिमम के लिए, राइट। और मिनिमम के लिए क्या लेंगे, n2 की वैल्यू लेंगे 3, जस्ट नेक्स्ट लेवल, और n1 की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी की रेशियो जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो निकालेंगे हम कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ν1/ν2, ν1/ν2 इज इक्वल टू λ2/λ1, ठीक है। इसी फॉर्मूले में पुट करना, r से r तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा हमें, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। λ2 यही आया था, λ1 कितना था, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ स्क्वायर है, इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, इन्फिनिटी तो खुद 0 होता है तो चीज़ 0 हो जाती है हमारे पास। तो आप वैल्यू सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/9 अपॉन 1/4 ही रहेगा यहाँ पे तो, क्योंकि 1/∞ क्या बन जाता है हमारे पास, 0। सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 यहाँ पे जाएगा, 9 यहाँ से जाएगा 4, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, नीचे जाएगा 4 और 9, है ना। यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी सीरीज का पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन बनता है सेम फॉर्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू होती है 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू होती है 3। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए होती है वैल्यू 1, बस इतना याद रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, -13.6/n²। इन्होंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 13.6 माइनस 13.6, और n की वैल्यू सेकंड स्टेट के लिए कितनी है हमारे पास, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 9। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो मिलेगी वैल्यू -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी, ठीक है। मोस्ट एनर्जी तब होगी जब हमारे पास एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एनर्जी गैप, ठीक है। मोस्ट इज द एनर्जी, मोस्ट इज द
एनर्जी, राइट। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है, अगर हम इस लेवल की बात करें, 1 की बात करें तो 1 में 13.6 थी एनर्जी, बाद में कितनी होगी 1.5। डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस माने तो 12 का है, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस ना फर्स्ट में डिफरेंस कितने का है 12 का। सेकंड में डिफरेंस कितना है, सेकंड हमारे पास ये है n=4 to 3, कितना डिफरेंस है 1.5 और 0.8 में कितने का डिफरेंस, लगभग 0.7 का, तो 2 में 0.7 अप्रॉक्स, ठीक है। अगला हमारे पास है थर्ड में 3.4 और 13.6, कितने का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 9 का मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास इससे इसमें और इसमें 8 में और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना डिफरेंस है 2 का और 1.9 का ना। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है 1 में, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। एक ऐसे रेंडमली क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से कभी, वो है कि हमारे पास जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो मिनिमम है वो 180 पे होती है और मैक्सिमम किस पे होती है 0 डिग्री पे, क्योंकि जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो बराबर है 1/cot θ/2 के, ठीक है, याद रखना। तो हमारे पास मिनिमम कब है 180 पे, मैक्सिमम कितना है 0 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज दिस वन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालने कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी बराबर होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगी, 13.6 के बराबर ही होगी, टोटल एनर्जी भी उसी के बराबर होगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है डबल होती है किसके, कैनेटिक एनर्जी के या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 272, ये हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमने केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ी है। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, हमें पता ही है हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, आप याद करोगे वो वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, वो डिस्टेंस है जहाँ तक मिनिमम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल को अप्रोच कर पाता है। इन केस ऑफ हमने कौन सा किया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस है। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्ड ओवर अ गोल्ड न्यूक्लियस it is repelled by electrostatic force of electrons, ठीक है, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक अप्रोच कर पाता है कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। और इस केस में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है 1/4πε0 2E/ZD/r के बराबर, जहाँ पे r क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अब हमारे पास ये जो r है ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज y, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये r है, सॉरी y नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस पे। तो हम इसे 1 मान लेती हूँ मैं, K2 मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, यहाँ पे लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी हम 2 के कर दी, इज इक्वल टू सेम रहेगा 1/4πε0 2E/ZE/r 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर देंगे तो K से K कैंसिल, 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, उस चीज़ से ये भी कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, नीचे ऊपर आ जाएगा K, नीचे ऊपर K भी रहेगा, K भी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ऊपर रहेगा सिर्फ हमारे पास 1, नीचे रह गया 2, यहाँ पे रहेगा 1/r1, यहाँ पे रह गया r2। तो हमें r2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो r2 हो जाएगा r1/2, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किससे है,
न्यूक्लाई से है। एंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज मेंट बाय द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, हाउ इट इज रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या है, देखो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं ना तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से प्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई। यानी हमें इतना पता है कि न्यूक्लियाई के अंदर दो चीज़ें होती है, अगर न्यूक्लियस है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन। यानी इस जो न्यूक्लियस का मास है वो इन दोनों के मास के बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो मास आता है वो न्यूक्लियर की मास से ज़्यादा आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट देखो, जितना डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी है, क्या कौन सी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लाई, टू सेपरेट न्यूक्लाई, सॉरी नॉट रिमूव, टू सेपरेट न्यूक्लियाई एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस। न्यूक्लियाई को हमें कितना दूर करना है, इतना दूर करना है, सो दे कैन नॉट कम टुगेदर, दे कैन नॉट कम टुगेदर। तो हमें न्यूक्लियाई को इतना दूर करना है कि वो कभी पास ना आए। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास डिफेक्ट पे। जितना मास में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए। इससे हमारे पास मास डिफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखा क्या हमने, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन द मास डिफेक्ट, ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबल विल बी द न्यूक्लियाई। याद रखना, जिस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वही न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी वाला, जो कि होता है आयरन Fe। ठीक है, यूरेनियम की एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा एनर्जी वाले भी अनस्टेबल होते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इनकी एनर्जी कम है तो कम एनर्जी वाले भी अनस्टेबल होते हैं। तो जिनकी लो एनर्जी है वो कंबाइन क्या करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। जिनकी एनर्जी क्या है, लो। जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, हाई एनर्जी है जिनकी, वो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर चैप्टर से और क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है यहाँ पे कि जो हमारे पास रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है R0 A⁻1/3 के, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जो हमारी डेंसिटी है, मानो डेंसिटी किसकी, डेंसिटी की वैल्यू हमेशा 2.7 × 10⁻17 होती है, और डेंसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर एग्जाम में जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, अगर इनकी रेशो पूछ दी जाए तो याद रखना हमेशा डेंसिटी की रेशो क्या रहती है, सेम। डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसकी रेशो चेंज नहीं होती। लेकिन जो हमारा रेडियस है वो डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू होती है R0 A⁻1/3। मान लो आपको एक का मास दे रखा है 64 और एक का मास दे रखा है 27। ठीक है, और हमें पूछा गया कि उनकी रेडियस की रेशियो बताओ, तो R1/R2 निकालने के लिए हम कर देंगे 1/3। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हमारी जो रेडियस की रेशियो है इस क्वेश्चन में आ जाएगी 4:3। ये दो क्वेश्चन हैं जो आते हैं जनरली इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद अ नंबर। ग्राफ मैंने पहले बना के भी रखा है, वो ग्राफ आप देख सकते हो सेम में। गिव द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद अ हायर मास। तो हमने अभी किया कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मास वाले भी अनस्टेबल हैं, है ना। लोअर मास वाले भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, लो। दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लो। तो हमारे पास क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, ज़्यादा। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होगा। इसलिए जो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियर फिजन करते हैं। क्या करते हैं वो, फिजन, यानी वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उनके ब्रेक डाउन होने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, और मॉलिक्यूल जो है वो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो हायर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल हैं, जो लोअर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल हैं। इसलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का फिनोमिना शो करते हैं।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है द डिक्रीज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ न्यूक्लियाई ऑफ हाई मासेस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कूलम रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन आते जाएंगे उतना जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता रहेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को ब्रेक कर देता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं इस बड़े न्यूक्लियाई से। दो न्यूक्लियाई के बनने को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके। अगला चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर होता क्या है, उनका एनर्जी बैंड गैप क्या है। तो जो हमारे पास एनर्जी बैंड गैप होते हैं वो होते हैं कंडक्टर के, और पार्ट्स हमारे पास होते हैं दूसरे कंडक्टर्स के। जो बैंड गैप है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है। ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं तो इनके बैंड गैप में ये हमारे पास आ गया वैलेंस बैंड, ये हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है विच इज़ लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये जो बैंड गैप है वो हीटिंग करके कवर कर दिया, फिर डोपिंग करके इस बैंड गैप को इलेक्ट्रॉन्स कवर कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड के यहाँ चल जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो ये किसके लिए होता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इससे इसमें कंडक्शन नहीं होती। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हम कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में से सेमीकंडक्टर को क्यों प्रेफर करते हैं, कंडक्टर को क्यों नहीं प्रेफर करते अपने डिवाइसेस बनाने में। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है। जितनी हम चाहिए हम उतनी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की, इसे सेमीकंडक्टर को प्रेफर किया जाता है ओवर द कंडक्टर्स। ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडक्टर्स है ना वो बहुत, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत वीक होती है। तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी हम क्या करते हैं, डोपिंग। टू इंक्रीज कंडक्टिविटी हमें क्या करनी पड़ती है, डोपिंग करनी पड़ती है। अब डोपिंग क्या है, डोपिंग है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है। डोपिंग दो तरह की होती है, एक हम पी टाइप करते हैं और एक हम करते हैं एन टाइप। ठीक है। अब पी टाइप ऐसे ऐसे नाम बता रहे हैं, पी मतलब पॉजिटिव चीज़ आएगी, एन मतलब नेगेटिव जाएगी। तो हमारे पास हर एटम के पास क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब हम क्या डालेंगे, पी ऐड करेंगे, पी मतलब पॉजिटिव पेंटावेलेंट, सॉरी ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट नहीं ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम हमने ऐड कर दिया एज इम्प्योरिटी। ठीक है। आर्सेनिक ऐड कर दिया एज इम्प्योरिटी। जबकि इन केस ऑफ हम एन टाइप ऐड करेंगे फॉस्फोरस जो कि पेंटावेलेंट है। तो याद रखना पी टाइप में हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एन टाइप में ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। इनके केस में हमारे पास होल की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनको यूज़ करके जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, पी एन जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन मतलब जुड़ रहे हैं दोनों। तो जब हम पी एन जंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पी टाइप हो गया, यहाँ पे हमारे पास एन टाइप हो जाता है, बीच में क्या होता है, एक तरह का जंक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। ठीक है। अभी क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि देखो हर एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। और ये क्या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन टाइप है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में क्या है होल। तो ये दोनों कंबाइन करने लग जाते हैं ऐसे। जैसे कंबाइन करेंगे हमारे पास बीच में क्वेश्चन हमने किए वो सारे चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन थे। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन जो क्वेश्चन बनेंगे तो ग्राफ वाले बनेंगे, ग्राफ भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है आप लोग को। और इन क्वेश्चंस के सिवा, इन फॉर्मूलों के सिवा और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेना, ये न्यूमेरिकल कर लेना, वो ग्राफ कर लेना, फॉर श्योर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे जो भी आएगा ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल से। इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एटम एंड न्यूक्लियाई से, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ अ बोहर मॉडल इन हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू। तो बस याद रखो बेटा, जो रेडियस है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो वेलोसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1/n के। ठीक है। एनर्जी कई बार पूछ ली जाती है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है -13.6/n स्क्वायर के बराबर होती है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द बाल्मर सीरीज। ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट करेगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी लाइट एमिटेड करेगी जब भी वो बाल्मर सीरीज में जाएगी। अब इतना आपको पता है कि हमारे पास 5 लाइनें बनती है ना, 5 सीरीज बनती है। सबसे पहले कौन सी, लाइमन,
लाइमन के लिए हमारे पास N1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1, और N2 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से कहाँ पे आता है जो भी हमारे पास लाइट है वो 1 पे आती है। बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है 2, और N2 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। ऐसे ही पास्चन के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है 3, और N2 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने रेडबर्ग वाला फॉर्मूला किया हुआ 1/λ इज इक्वल टू आर। 1/λ क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी बनती है, पता है हमें, है ना, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, या वेव नंबर है ये। 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लेते हैं हमेशा N2 की वैल्यू इन्फिनिटी, और N1 की वैल्यू कितने लेंगे हमेशा 2। याद रखना, आपके एग्जाम में पास्चन में भी आ सकता है, ब्रैकेट पे भी आ सकता है। तो अगर हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमेशा N2 को तो हमेशा ही हमें क्या लेना है इन्फिनिटी, N1 को आप 1 2 3 अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सीरीज गिवन है आप उसको ले सकते हो। ठीक है, और ये किसके लिए हमारे पास मैक्सिमम के लिए, राइट। और मिनिमम के लिए क्या लेंगे, N2 की वैल्यू लेंगे 3, जस्ट नेक्स्ट लेवल, और N1 की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी की रेशियो जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, तो निकालेंगे हम कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ν1/ν2, ν1/ν2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करना, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा हमें 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। λ2 यही आया था, λ1 कितना था 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ स्क्वायर है, इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, इन्फिनिटी तो खुद जीरो होता है, तो चीज़ जीरो हो जाती है हमारे पास। तो आप वैल्यू सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 अपॉन 1/4 ही रहेगा यहाँ पे, तो क्योंकि 1/∞ क्या बन जाता है हमारे पास 0। सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 यहाँ पे जाएगा 9, यहाँ से जाएगा 4, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, नीचे जाएगा 4 और 9, है ना, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/9 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी भी सीरीज का पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन बनता है सेम फॉर्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन एन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू होती है 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू होती है 3। ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए होती है वैल्यू 1, बस इतना याद रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, -13.6/n²। इन्होंने पूछा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है। फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होते हैं सेम। तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 13.6 माइनस 13.6, और एन की वैल्यू सेकंड स्टेट के लिए कितनी है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 9। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मिलेगी वैल्यू -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशंस रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। ठीक है, मोस्ट एनर्जी तब होगी जब हमारे पास एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एनर्जी गैप। ठीक है, मोस्ट इज द एनर्जी, मोस्ट इज द एनर्जी, राइट। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है, अगर हम इस लेवल की बात करें 1 की बात करें तो 1 में 13.6 थी एनर्जी, बाद में कितनी होगी 1.5। डिफरेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस माने तो 12 का है, अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस ना फर्स्ट में डिफरेंस कितने का है 12 का। सेकंड में डिफरेंस कितना है, सेकंड हमारे पास ये है n=4 to 3, कितना डिफरेंस है 1.5, और 0.8 में कितने का डिफरेंस, लगभग 0.7 का, तो 2 में 0.7 अप्रॉक्स। ठीक है, अगला हमारे पास है थर्ड में 3.4 और 13.6, कितने का डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 9 का मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास इससे इसमें और इसमें 8 में और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना डिफरेंस है 2 का और 1.9 का ना, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है 1 में, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, एक ऐसे रेंडमली क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से कभी, वो है कि हमारे पास जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो मिनिमम है वो 180 पे होती है, और मैक्सिमम किस पे होती है 0 डिग्री पे, क्योंकि जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो बराबर था 1/cot θ/2 के। ठीक है, याद रखना। तो हमारे पास मिनिमम कब है 180 पे, मैक्सिमम कितना है 0 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज दिस वन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालने कैनेटिक एनर्जी, तो कैनेटिक एनर्जी बराबर होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होगी, 13.6 के बराबर ही होगी। टोटल एनर्जी भी उसी के बराबर होगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है डबल होती है किसके, कैनेटिक एनर्जी की या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 272, ये हमारा आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमने केमिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ी है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from valence shell। हमें पता ही है हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, आप याद करोगे वो वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, वो डिस्टेंस है जहाँ तक मिनिमम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल को अप्रोच कर पाता है। इन केस ऑफ हमने कौन सा किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस है। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्ड over a gold nucleus, it is repelled by electrostatic force of electrons। ठीक है, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक अप्रोच कर पाता है कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, और इस केस में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E/Z/d/r के बराबर, जहाँ पे r क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि अब हमारे पास ये जो r है ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज y। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ डबल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये r है, सॉरी y नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस पे। तो इसे 1 मान लेती हूँ मैं, K2 मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, यहाँ पे लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी हम 2 के कर दी, इज इक्वल टू सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E/Z/e/r 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। डिवाइड कर देंगे तो K से K कैंसिल, 1/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, उस चीज़ से ये भी कैंसिल, क्या मिलेगा हमें, नीचे ऊपर आ जाएगा K, नीचे ऊपर K भी नहीं रहेगा, K भी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ऊपर रहेगा सिर्फ हमारे पास 1, नीचे रह गया 2, यहाँ पे रहेगा 1/r1, यहाँ पे रह गया R2। तो हमें R2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो R2 हो जाएगा R1/2। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा किससे है, न्यूक्लाई से है। एंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज मेंट बाय द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या है, देखो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से प्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई। यानी हमें इतना पता है कि न्यूक्लियाई के अंदर 2 चीज़ें होती है, अगर न्यूक्लियस है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन। यानी इस जो न्यूक्लियस का मास है वो इन दोनों के मास इसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका जो मास आता है वो न्यूक्लियर के मास से ज़्यादा आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट देखो, जितना डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी है, क्या कौन सी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूक्लाई, टू सेपरेट न्यूक्लाई, सॉरी नॉट रिमूव, टू सेपरेट
न्यूक्लियाई एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस, न्यूक्लियाई को हमें कितना दूर करना है, इतना दूर करना है, सो दे कैन नॉट कम टुगेदर, दे कैन नॉट कम टुगेदर। तो हमें न्यूक्लियाई को इतना दूर करना है कि वो कभी पास ना आए, ठीक है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है मास डिफेक्ट पे, जितना मास में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए। इससे हमारे पास मास डिफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखा क्या हमने, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन द मास डिफेक्ट, ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबल विल बी द न्यूक्लियाई। याद रखना, जिस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वही न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी वाला, जो कि होता है आयरन Fe, ठीक है। यूरेनियम की एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा एनर्जी वाले भी अनस्टेबल होते हैं, जैसे हमारे पास हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इनकी एनर्जी कम है तो कम एनर्जी वाले भी अनस्टेबल होते हैं। तो जिनकी लो एनर्जी है वो कंबाइन क्या करते हैं, वो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, जिनकी एनर्जी क्या है, लो। जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, हाई एनर्जी है जिनकी, वो करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर चैप्टर से और क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है यहाँ पे कि जो हमारे पास रेडियस है वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है R0 A⁻1/3 के, इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो हमारी डेंसिटी है, मानो डेंसिटी, किसकी डेंसिटी की वैल्यू हमेशा 2.7 × 10⁻17 होती है, और डेंसिटी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर एग्जाम में जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, अगर इनकी रेशो पूछ दी जाए तो याद रखना हमेशा डेंसिटी की रेशो क्या रहती है, सेम। डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, उसकी रेशो चेंज नहीं होती। लेकिन जो हमारा रेडियस है वो डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो हमारे पास आर की वैल्यू होती है R0 A⁻1/3। मान लो आपको एक का मास दे रखा है 64 और एक का मास दे रखा है 27, ठीक है। और हमें पूछा गया कि उनकी रेडियस की रेशियो बताओ, तो R1/R2 निकालने के लिए हम कर देंगे 1/3। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हमारी जो रेडियस की रेशियो है इस क्वेश्चन में आ जाएगी 4:3। ये दो क्वेश्चन हैं जो आते हैं जनरली इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद अ नंबर। ग्राफ मैंने पहले बना के भी रखा है, वो ग्राफ आप देख सकते हो सेम में। गिव द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद अ हायर मास। तो हमने अभी किया कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मास वाले भी अनस्टेबल हैं, है ना। लोअर मास वाले भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, लो। दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लो। तो हमारे पास क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो, ज़्यादा। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतना जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होगा। इसलिए जो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर ज़्यादा होता है वो न्यूक्लियर फिजन करते हैं। क्या करते हैं वो, फिजन, यानी वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उनके ब्रेक डाउन होने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, और मॉलिक्यूल जो है वो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो हायर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल हैं, जो लोअर न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल हैं, इसलिए वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन का फिनोमिना शो करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, द डिक्रीज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यानी बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ न्यूक्लियाई ऑफ हाई मासेस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कूलम रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन आते जाएंगे उतना जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल होता रहेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को ब्रेक कर देता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेता है जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं इस बड़े न्यूक्लियाई से। दो न्यूक्लियाई के बनने को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके। अगला चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, सेमीकंडक्टर होता क्या है, उनका एनर्जी बैंड गैप क्या है। तो जो हमारे पास एनर्जी बैंड गैप होते हैं वो होते हैं कंडक्टर के, और पार्ट्स हमारे पास होते हैं दूसरे। कंडक्टर्स के जो बैंड गैप है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये कंडक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इन अ मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो हमारे पास इन केस ऑफ मेटल क्या होता है, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी बढ़ रही है हमारे पास टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो पहले हमें देखा यहाँ पे क्या है, मेटल, ये क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर हम कह सकते हैं हमारे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बहुत आसान होता है इन केस ऑफ मेटल। जबकि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि वैलेंस बैंड है,
और यहाँ पे एक गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। वो गैप जंप करके इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ता है, कंडक्शन बैंड में। अब वो जो एनर्जी गैप है या तो वो टेम्परेचर देके कवर किया जाता है या तो डोपिंग करके कवर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में इतना ज़्यादा गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन का जंप करना कंडक्शन बैंड में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कंडक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कंडक्ट। ओके और ये जो लेवल है इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कौन सा लेवल है, फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन सारे फिल हैं और इसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उस लेवल को बोलते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसकी एग्जांपल दो होती है, तो जर्मेनियम है या तो सिलिकॉन है। ये दोनों जो है प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बाकी जो हमारे पास होता है लेड, आर्सेनाइड, ये सब हमारे पास बनाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब हमारे पास, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सारे अलग अलग सेमीकंडक्टर जो कि बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि उसमें खुद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट गेन करने पे या थर्मल कंडक्शन करने पे एक्साइड स्टेट पे चले जाते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में हम खुद बनाते हैं। तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर अनडॉप्ड है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल। इट इज़ नेचुरली हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। कब, थर्मल इक्विलिब्रियम में। मीनिंग इट्स कंडक्टिविटी इज ओनली डिपेंड अपॉन द, इसकी जो इनर्ट प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करती है इसकी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल एक्साइटेशन पे ऊपर जाते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन गेन इनफ एनर्जी एंड दे गो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्टिविटी इज प्राइमरली कंट्रोल बाय द टेम्परेचर, तो इसके केस में सिर्फ जो टेम्परेचर है वही कंट्रोल करता है कंडक्टिविटी को। अगले हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब पी टाइप में हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एन टाइप में ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। दो तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। कौन सी करते हैं, पेंटावेलेंट करते हैं, एन में फॉस्फोरस डाल दिया या फिर आर्सेनिक हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। दीज एटम्स हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं, उनकी वजह से जो करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो हमारे पास करंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट होती हैं, तो माइनॉरिटी की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम लोग ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन को बोलेंगे ड्रिफ्ट और होल्स की वजह से कंडक्शन को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, ओके, ठीक है। कई बार हमारे पास यहाँ पे डायग्राम पूछ दी जाती है कि डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल किस में बनते हैं, तो याद रखना हमारे पास डोनर लेवल कहाँ पे बनते हैं, जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या बनते हैं, डोनर लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बनता है डोनर लेवल, ठीक है। और डोनर लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड की कहाँ बनता है, नीचे, जबकि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनता है एक्सेप्टर लेवल और एक्सेप्टर लेवल बनता है हमारे पास कंडक्शन बैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूजन लेयर क्या होती है, तो जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक तरह का जंक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। इस जंक्शन का एक पोटेंशियल होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब जो डिफ्यूजन लेयर की वजह से जो करंट फ्लो है ना पी से एन तक का, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास पी एन जंक्शन से कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें क्या करनी पड़ती है, बायसिंग करनी पड़ती है। बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में हम उल्टा कर देते हैं, पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल होता है पी एन जंक्शन डायोड का। ट्राइंगल जो है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एन टाइप को, ठीक है। तो ग्राफ हमारा इनकेस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऐसा बनता है कुछ, और इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। जबकि इनकेस ऑफ रिवर्स बायसिंग में हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनती है और इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज,
डाउन वोल्टेज और अवलांच वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन जो है वो रिवर्स बायसिंग में इतना बढ़ जाता है कि करंट जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। कितना स्मॉल हो जाता है कि हम उसे किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगला जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचता है वो बचता है रेक्टिफायर्स का। हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड लगता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इन अ मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। तो हमारे पास इन केस ऑफ मेटल क्या होता है, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी बढ़ रही है हमारे पास टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो पहले हमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, मेटल, ये क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर हम कह सकते हैं हमारे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना बहुत आसान होता है इन केस ऑफ मेटल। जबकि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे एक गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। वो गैप जंप करके इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ता है, कंडक्शन बैंड में। अब वो जो एनर्जी गैप है या तो वो टेम्परेचर देके कवर किया जाता है या तो डोपिंग करके कवर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में इतना ज़्यादा गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन का जंप करना कंडक्शन बैंड में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कंडक्ट नहीं करते, दे डू नॉट कंडक्ट, ओके। और ये जो लेवल है इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कौन सा लेवल है, फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन सारे फिल हैं और जिसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उस लेवल को बोलते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसकी एग्जांपल दो होती है, तो जर्मेनियम है या तो सिलिकॉन है। ये दोनों जो है प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बाकी जो हमारे पास होता है लेड, आर्सेनाइड, ये सब हमारे पास बनाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब हमारे पास, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सारे अलग अलग सेमीकंडक्टर जो कि बनाए जाते हैं, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि उसमें खुद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट गेन करने पे या थर्मल कंडक्शन करने पे एक्साइड स्टेट पे चले जाते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में हम खुद बनाते हैं। तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर अनडॉप्ड है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल। इट इज़ नेचुरली हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। कब, थर्मल इक्विलिब्रियम में, मीनिंग इट्स कंडक्टिविटी इज ओनली डिपेंड अपॉन द, इसकी जो इनर्ट प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करती है इसकी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मल एक्साइटेशन पे ऊपर जाते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन गेन इनफ एनर्जी एंड दे गो वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्टिविटी इज प्राइमरली कंट्रोल बाय द टेम्परेचर, तो इसके केस में सिर्फ जो टेम्परेचर है वही कंट्रोल करता है कंडक्टिविटी को। अगले हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब पी टाइप में हम ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एन टाइप में ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। दो तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। कौन सी करते हैं, पेंटावेलेंट करते हैं, एन में फॉस्फोरस डाल दे या फिर आर्सेनिक हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। दीज एटम्स हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं, उनकी वजह से जो करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो हमारे पास करंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट होती हैं तो माइनॉरिटी की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जिसमें हम लोग ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सच एज बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन को बोलेंगे ड्रिफ्ट और होल्स की वजह से कंडक्शन को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, ओके, ठीक है। कई बार हमारे पास यहाँ पे डायग्राम पूछ दी जाती है कि डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल किस में बनते हैं, तो याद रखना हमारे पास डोनर लेवल कहाँ पे बनते हैं, जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या बनते हैं, डोनर लेवल, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बनता है डोनर लेवल, ठीक है। और डोनर लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड की कहाँ बनता है, नीचे, जबकि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनता है सेप्टर लेवल, और सेप्टर लेवल बनता है हमारे पास कंडक्शन बैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्यूजन लेयर क्या होती है। तो जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक तरह का जंक्शन क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। इस जंक्शन का एक पोटेंशियल होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब जो डिफ्यूजन लेयर की वजह से जो करंट फ्लो है ना पी से एन तक का, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए हमें हमारे पास पी एन जंक्शन से कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें क्या करनी पड़ती है, बाइसिंग करनी पड़ती है। बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में हम उल्टा कर देते हैं, पी को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल होता है पी एन जंक्शन डायोड का। ट्राइंगल जो है वो पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है और जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एन टाइप को, ठीक है। तो ग्राफ हमारा इनके सब फॉरवर्ड बाइसिंग ऐसा बनता है कुछ, और इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। जबकि इनके सब रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनती है, और इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, और अवलांच वोल्टेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग क्योंकि डिप्लीशन रीजन बहुत बढ़ जाता है, डिप्लीशन रीजन जो है वो रिवर्स बाइसिंग में इतना बढ़ जाता है कि करंट जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। कितना स्मॉल हो जाता है कि हम उसे किस में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगला जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से बचता है वो बचता है रेक्टिफायर्स का। हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड लगता है, जबकि हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स होते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर का काम क्या होता है बेसिकली, रेक्टिफायर वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं एसी से डीसी में, ठीक है। बैटरीज में यूज़ होते हैं, ये एसी से कन्वर्ट करते हैं डीसी में हमारे पास। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तभी वो कंडक्ट करेगा। देखो डायोड जो है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि डायोड तभी कंडक्ट करेंगे जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होंगे, तो कंडक्शन होगी, यानी तभी करंट पास होगा, ठीक है। अगर वही हमारा डायोड जो है रिवर्स बाइसिंग में है तो कंडक्शन नहीं होगी, ओके। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा डायोड, पॉजिटिव साइकिल आएगा तो हमारे पास करंट मिलेगा, तो हमें एक आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन जैसे हमारे पास नेगेटिव वेव आएगी हमारे पास करंट जो है वो रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा डायोड, और क्योंकि डायोड जो है वो रिवर्स बाइसिंग में है तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। फिर जो थर्ड हाफ साइकिल आएगा उसमें करंट मिलेगा, फोर्थ में नहीं मिलेगा, तो आउटपुट हमें कुछ ऐसी मिलती है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसी जैसे हमने शो कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फिल्टर्स लगा दें तो फिल्टर का काम क्या होता है कि ये जो नॉइस है ना इसको वो एलिमिनेट कर देता है, तो फिल्टर की वजह से हमें आउटपुट कुछ ऐसे मिल जाती है। जबकि हमें एक्चुअली आउटपुट कैसे चाहिए, हमें एसी से डीसी में चाहिए होता है, डीसी में आउटपुट ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ी नॉइस होती है, कोई एरर होता है, उसकी वजह से हमारे पास ऐसी आउटपुट आ रही होती है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम फिल्टर्स लगाते हैं, फिल्टर्स की वजह से आउटपुट कुछ ऐसे हो जाती है। हमारे पास दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। पर हम जल्दी प्रेफर करते हैं कैपेसिटर्स को। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो डायोड होती है, यानी जब पॉजिटिव साइकिल आएगा एसी का तो ये डायोड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाएगी आउटपुट। जैसे नेगेटिव साइकिल आएगा, अब ये नेगेटिव साइकिल आने पे ये वाला डायोड तो मेरा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन इस डायोड के लिए इसे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। नीचे वाला डायोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उसकी वजह से मुझे फिर से आउटपुट मिल जाएगी कुछ ऐसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मुझे अपने हर साइकिल में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल में दोनों में क्या मिलती है, आउटपुट, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल के मतलब पॉजिटिव फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कुछ ऐसी हो जाती है। फिल्टर लगाने पे थोड़ी एलिमिनेशन हो जाती है नॉइज़ की और हमें आउटपुट कुछ ऐसे मिल जाती है। तो ये हमारे सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, इनके सिवा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आप इनको अच्छी तरह कर लो एग्जाम के लिए।